हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 सितंबर 2023 की प्रमुख घटनाओं की, जो प्रमुख समाचार पत्रों में, जैसा आपको पता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स या पीआईबी में जो घटनाएं होती हैं उनको एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम 20 सितंबर की घटनाओं पे नज़र डालते हैं तो हमारे सामने चार प्रमुख चीज़ें आती हैं। वैसे तो बहुत आती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया बार बार कि अपने सिलेबस के अनुसार ही ध्यान देना होता है, और कुछ चीज़ें रनिंग ऑर्डर में रहती हैं तो वो जब पूरी तरह से फाइनल हो जाती है तब आती हैं। इसमें जो पहला न्यूज़ है वह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। एक्चुअल में इसका नाम रखा गया है और ये है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, जिसे 19 सितंबर यानी कल के दिन में नई संसद भवन के पहले विधायी कार्य के रूप में भारत सरकार ने महिला आरक्षण के लेकर इसको रखा है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे नारी महिला आरक्षण को लेकर जो बहुत सारे पहलू हैं, इसे हम कैसे, क्या क्या है, कैसे उसमें प्रावधान है, आगे क्या क्या समस्याएं हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा थ्योरी है वो ग्रीन नज, एक नज थ्योरी है इकोनॉमी में, उसी से जुड़ा एक ग्रीन नज है, जो कि एक अध्ययन, ये इसमें ये बात आई है कि एक द हिंदू के साइंस वाले आर्टिकल में आज के एक अध्ययन है चीन में, कि वहाँ पे एक वेबसाइट ने लोगों को विकल्प दिया कि वो जो है कटलरी, यानी जो प्लास्टिक के उपयोगी चीज़ें जो करते हैं, जो आपने डिस्पोजेबल, उसको इस्तेमाल न करने और उसके जगह कुछ ग्रीन पॉइंट देने की बात की, तो उसका प्रभाव बड़ा ही सकारात्मक पड़ा। तो उसको समझेंगे कि ग्रीन नज क्या है, नज थ्योरी क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो न्यूज़ है वो है हमारी वित्त मंत्री और कृषि मंत्री और जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, बहुत सारे लोग मिलके, लेकिन उसमें जो वित्त मंत्री का ये स्टेटमेंट है कि विश्वसनीय फसल उपज अनुमान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। एक्चुअल में जो है ये लोग जो है एक कृषि क्षेत्र के लिए एक एसटेक, YESTECH एसटेक ला रहे हैं, का उद्घाटन कर रहे थे, WIND विंड का कर रहे थे, यानी ऐसी कई सारी जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें जो एसटेक है वह रियल टाइम कृषि में क्या उपज होने वाली है उसका अनुमान बताता है। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे है, वो हमारे कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, आम जनता को लेकर कैसे लाभप्रद होगा, उस पर जो वित्त मंत्री जी ने कहा है उसको आसान शब्दों में और रिलेवेंट उदाहरणों के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि टुडे एनालिसिस या आज के विश्लेषण जो अंक होता है उसका मेन वजह होता है कि जो भी न्यूज़पेपर में जो चीज़ें दी हों उसको कितनी अच्छे तरीके से आपके आसपास के उदाहरण के साथ आपको समझाया जा सके, ताकि आप उसको अच्छे से समझ के और अपने जो यूपीएससी में अच्छे से लिख सकें। यही आपको लिखने के दौरान भी किया जाता है। ठीक है, आपको जब आंसर लिखना होता है तो इसी तरह की अप्रोच आपको भी अपनानी चाहिए होती है। अगला है वैश्विक स्तर पे जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, उसको लेकर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट के कई सारे अंश हैं, उसमें जो भारत को लेकर जो चीज़ें हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर तत्काल प्रभाव लगा दिया जाए उच्च रक्तचाप पे, तो वर्ष 2040 तक भारत अपने 46 लाख लोगों की जान बचा सकता है। तो ये इसमें समझेंगे कि रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं, क्या कहना चाहता है, और भारत में हाई ब्लड प्रेशर या जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं उसको लेके क्या समस्याएं हैं। ठीक है, इसके पहले भी जो हम कल के ही आर्टिकल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की समस्याओं को जो भारत के सामने उपलब्ध हो रही है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD है या गैर संचारी रोग, उसी में अब जब WHO की रिपोर्ट आई है तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भारत के स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए, पहला एक ऐतिहासिक कह सकते हैं इसको। इसमें देखिए, ये वर्तमान सांसद हैं भारत की संसद की जो अभी, और ये पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ एक ऐतिहासिक यात्रा पे जब सभी संसद लोग जा रहे थे, ये भी जा रहे हैं। और नई संसद भवन में जो पहला विधायी कार्य लाया गया है, प्रधानमंत्री जी ने जो लाया है, उन्होंने कहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023।
इसके तहत जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही है महिलाओं के आरक्षण को लेके, है ना, उसको सेटिस्फाई करने की और महिला केंद्रित जो आगे का हम कहते हैं ना भविष्य का भारत को, उसको महिलाओं को विकास के केंद्र में रखने की बात करके चलने की बात की रही। अब जिसमें पुरुष नाराज नहीं हो कि उनको केंद्र में नहीं, वो तो पहले से ही डिफ़ॉल्ट केंद्र में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्तमान संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में केवल 15% या 82 महिलाएं हैं, बाकी सब तो पुरुष ही हैं। तो पुरुष तो केंद्र में हमेशा से ही है, महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें संदर्भ में समझेंगे कि क्या मामला है। इसमें जो विधेयक पेश किया गया है उस विधेयक में क्या क्या बात की गई है, जैसे कि यह विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, राज्यसभा और विधान परिषद इससे बाहर है, यानी जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है, जनता खुद चुनती है, वहाँ के लिए है। उसमें 33% की आवाज़ है। SC ST के लिए जैसे आरक्षण है उसमें महिलाओं में भी SC ST को लिए रहेगा। विपक्षी दलों के कई विपक्षी दलों की मांग के बावजूद भी, चूँकि OBC का आरक्षण वैसे भी नहीं है, पहले भी नहीं है, तो महिलाओं में भी नहीं है। और इसको डिलिमिनेशन या जो कह सकते हैं कि परिसीमन से जोड़ा गया है कि अगले परिसीमन के साथ ही इसको लागू किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इसको लागू करने में क्या क्या आएगा, कैसे आएगी, क्या समस्या होगा, आगे का रास्ता क्या तय करना है, जैसे लिखा ही है ना, इसे लागू करने से पहले आगे का रास्ता क्या होगा। कि ये बहुत अच्छी बात है, आ गया है और पूरी उम्मीद है कि इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इसे पूरी तरह से अमल में लाने के लिए अभी भी किन किन बाधाओं को पार करना पड़ेगा, किन किन कानूनी प्रक्रियाओं को, किन किन विधायी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। तो उसको हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, ताकि इस जो ऐतिहासिक बिल है उसको हम अच्छे से समझ सकें और उसको हम जो है उसको लेकर अगर कभी इस तरह से प्रश्न पूछे जाए तो उसके प्रति हमारी तैयारी रहे। ठीक है, चलिए संदर्भ की जब बात करें तो इसको अगर हम थोड़ा सा इतिहास बताएं महिलाओं को ले तो महिलाओं को आरक्षण का लेकर, जो महिला आरक्षण को लेकर मांग जो है शुरुआत में आप कह सकते हैं आज़ादी के पूर्व से ही रही है। उसका क्रमिक विकास कैसा रहा है, उसका क्या पक्ष रहा है, क्या विपक्ष रहा है, कितनी बार लाया गया है ना। लोकसभा में ही 1996 से लगातार, यानी 27 साल से तो लगातार प्रयास हो ही रहे हैं। कई बार कई सरकारों ने लाया है, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये नहीं हो पाया और अभी उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि कहा होता ना एक बार समय आ जाता है किसी चीज़ का होने का, तो वो समय लग रहा है कि अब आ गया है उस चीज़ के होने का, क्योंकि जिस तरह से आम सहमति दिख रही है और प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा से आश्वासन किया है लोगों से कि इसको सर्वसम्मत से पास करके एक ऐतिहासिक चीज़ बनाया जाए, तो उम्मीद है कि ये उस तरह से एक अपना इतिहास बनाएगा ये बिल। ठीक है, इसके बारे में और जो डिटेल ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हम जैसे आज 20 सितंबर की क्लास है, तो 2 दिन पहले 18 सितंबर की क्लास में आपको महिला आरक्षण विधेयक पे पूरे डिटेल में जो चीज़ें अभी बताए वो सारी चीज़ें पूरे डिटेल में है। तो 2 दिन पहले का आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा, और इसको समझने, इसको तो ऐसे भी समझ लेंगे, लेकिन इसको और गहराई से मुद्दे को समझना है तो वो दोनों लेक्चर को एक साथ जोड़ के आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपका पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, उससे अलग आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो लाया गया है, ये चूँकि महिला का आरक्षण के लिए लोकसभा और विधानसभा में करना है, और ये संविधान में चूँकि लोकसभा और विधानसभा की जो इस सब तरह की चीज़ें होती हैं, चुनाव होता है या जो बात प्रावधान होते हैं वो संविधान में उल्लिखित होते हैं, इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। और जो इसका वो है, वो जो 33% आरक्षण करने के लिए वो 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया है। और यह जो पिछले 26-27 साल यानी 90 के दशक से, एक्चुअल में जब 19 आज़ादी के समय मांग उठी थी तो ये कह दिया गया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समस्या से चूँकि हमारा जो समाज था वो अंग्रेज़ों से गुलाम था, तो वो खुद ही उत्पीड़ित था, तो उसको लगा था कि वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो महिलाओं के लिए या समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए बेहतर माहौल लाएगा। और उस समय की महिला नेताओं ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से जो उनके जो साथी लोग हैं
वो निश्चित रूप से एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें महिलाओं को भी अपना बराबर का हक मिलेगा। लेकिन काफ़ी समय के बाद भी देखा गया कि स्थिति नहीं बदली। आज भी लोकसभा में 15%, 14.94%, राज्यसभा में 14.05%, और अगर राज्य विधानसभाओं का औसत लगाया जाए तो 10% के आसपास ही है, और उसमें से कई तो अधिकतम है, यानी लोकसभा राज्यसभा का तो अधिकतम परसेंट है, इसके पहले इतना नहीं रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आज़ादी के समय, जब आज़ादी की पहली किरण पे हम लोग एक अनुमान लगाए थे, तो महिलाओं ने भी लगाया था, उनको वो पूरा नहीं हो पाया था, तो 80 के दशक से इसको लेकर मांग उठी थी। उसमें बहुत सारे प्रयास भी हुए लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जाके उसके लिए प्रयास किया गया, और जिस तरह से अब इस बार वो दिख रहा है, जो सभी लोगों के द्वारा, सभी पार्टियों के द्वारा, वो एक अपने आप में वो एक ऐतिहासिक है। और ये कह सकते हैं कि अपने जैसे जो पुरुष वर्ग हैं, पुरुष सांसद, महिला को तो उनका संघर्ष और उनके योगदान के लिए तो है ही है, अगर पुरुष वर्ग भी इस तरह से दिख रहा है तो ये बताता है कि ये उनके लिए भी वो बधाई के पात्र होंगे, क्योंकि आदमी अपनी विशेषाधिकारों को छोड़ने के प्रति थोड़ा सा रिजिट होता है। ठीक है, आदमी यानी आदमी मतलब ह्यूमन, पुरुष या महिला से नहीं, मतलब कोई भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने का, अगर इसको कहें तो कोई एवरी पर्सन अपने विशेषाधिकारों को, किसी को, हम आप ही अगर हमें अपनी विशेषाधिकार जो मिला हुआ है उसको छोड़ के अगर हम कोई बेहतर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए वो बधाई के पात्र होंगे, जो उम्मीद है कि होंगे। ठीक है, इस विधेयक में क्या प्रावधान है? तो जो ये विधेयक है ये प्रावधान करता है कि ये पहले तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता जिसको आम चुनती है, जिसमें लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा, राज्यों के विधानसभा, और चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए संविधान के एक अलग एक्ट के तहत किया गया है, इसलिए उसमें भी जो है ये प्रावधान लागू करने के लिए अलग से संशोधन है संविधान में। लेकिन वो भी यानी सभी मतलब लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3%, 1/3, जो लगभग 1/3 है, मतलब एक आध कम ज़्यादा हो सकता है, के आधार पे जो है आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पहला चीज़ ये जो आरक्षण होगा, ये आरक्षण जो पहले से SC ST के लिए आरक्षण जितना परसेंट चल रहा है उतना परसेंट आरक्षण महिलाओं में भी SC ST महिलाओं के लिए होगा, इसलिए SC ST की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, जो SC ST का था उसमें 1/3 महिलाएं हो जाएंगी, तो ओवरऑल भी उतना ही रहेगा। बस हाँ, ओवरऑल का 1/3 रहेंगी, SC का भी 1/3 रहेंगी, ST का भी 1/3 रहेंगे, तो ओवरऑल वो बराबर ही होगा। जो अगला पॉइंट है इसमें वो यह है कि इसमें एक सनसेट क्लाज लगा है कि जब से ये विधेयक अधिनियम चालू होगा, जब से ये जो प्रावधान है इसको चालू होगा, संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी होगा, उसके 15 साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसी तरह के SC ST का जो आरक्षण वाला है उसमें भी है, लेकिन आपको पता है कि एक बार लागू हो जाने के बाद किसी को एक बार कोई चीज़ दे दे, इसके बाद वो चलता रहता है जब तक कि चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो वो दूसरी बात है, लेकिन प्रावधान है, सनसेट क्लास है कि 15 साल तक के लिए, एक बार पास होने का नहीं, जब लागू हो जाएगा उसके बाद। दूसरा है कि इसे लागू करने के लिए यह है कि जो अगला परिसीमन होगा उसके साथ लागू किया जाएगा। अब अगला परिसीमन कब होगा? परिसीमन जो है, डिलिमिनेशन होता है, डिलिमिनेशन या परिसीमन, वो हर जो जनसंख्या बढ़ती है, आपको जैसे हर साल जनसंख्या बढ़ रही है तो हर साल करना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जब जनगणना होती है तो जो जनसंख्या होती है उसके आधार पे कुछ लोग किसी स्टेट की आबादी बढ़ती है, किसी की घटती है, किसी की स्टेट के लोग कहीं और जाते हैं। तो इस तरह से जो आबादी का जो डेमोग्राफी का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, राज्यवार या लोकसभा वार, स्थानीय वार, उसके आधार पे पुनः जो है एक डिलिमिनेशन होता है, पुनः सीटों का, किसी राज्य की सीटों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। जो आरक्षण का मुद्दा मतलब है वो उसमें भी परिवर्तन की, कहाँ किस राज्य को ज़्यादा, जैसे किसी में ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा कम करके ये प्रावधान है, ताकि जो हमारा जो संसद या विधानसभा के लोग चुने जाते हैं वो एक्चुअल में लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे आपके प्रतिनिधि होते हैं। हमने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है, और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि वो आप जो है आपके समान, जैसे हमारे मत का मूल्य बराबर है तो एक समान लोगों के, मतलब एक संख्या की बराबर के लोगों की संख्या हो, यानी जितना हो सके। हम पता चला कि किसी कहीं जो है 10 लाख लोगों पर एक सांसद हैं,
और कहीं 50 लाख लोगों पर एक सांसद है, कहीं 1 लाख लोगों पर एक सांसद है, तो कहीं ना कहीं 1 लाख वाले का जो मत है ज़्यादा हो गया है ना, अगर आप देखेंगे। तो इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन किया जाता रहा है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो इंदिरा गांधी जी ने लाया था, उसके द्वारा परिसीमन को 25 सालों के लिए, जो 2001 तक यानी 2001 की जनगणना के बाद लागू करने की बात की गई थी। उसके पीछे जो तर्क दिया गया था, क्योंकि उस समय जनसंख्या की वृद्धि बहुत थी, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लग रहा था कि जो राज्य वो अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देंगे, कि वो चाहेंगे कि उनके यहाँ जनसंख्या बढ़े ताकि उनके यहाँ लोकसभा की सीटें बढ़े, जिससे उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में ये कह दिया गया था कि सन 2001 के बाद यानी 2001 की जनगणना के बाद नेक्स्ट परिसीमन होगा। लेकिन 2001 में फिर से संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई कि अगला परिसीमन जो है 2026 यानी 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया कि 2026 के जनगणना के बाद होगा। यानी कि अब जो परिसीमन होना है वो 2026 के बाद होना है, ये संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। और 2026 के बाद तो जनगणना देखा जाए तो 31 की होती, लेकिन कोरोना ने एक अवसर दे दिया है जिससे उम्मीद है कि उसके पहले भी हो सकती है। मतलब वो आपदा थी जिसके कारण नहीं हो पाया और भी समस्या आई। अब जब अगर हम जनगणना शुरू भी करते हैं तो चुनाव के साथ तो नहीं होगा, तो उसके बाद ही सरकार करना चाह रही है जो है। तो अगर चुनाव के बाद होगा, धीरे धीरे उसका 24 लास्ट तक आते आते उसके बारे में डेटा होगा, 25 तक उसके संग्रहण करेगा और रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं तो 2026 आ जाएगा। तो जो संवैधानिक बंधन है कि 2026 के बाद की जो जनगणना होगी उसके होगा, तो जो 2021 की जनगणना उसका रिपोर्ट आएगा 2026 पे, तो कोई कानूनन प्रावधान नहीं होगा, तो इसके आधार पे डिलिमिनेशन या परिसीमन किया जा सकता है। तो उम्मीद ये है कि जो अगले परिसीमन से इसको लागू करने का प्रावधान है, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात है, वो जो अगला परिसीमन होगा उसके साथ ही सीटों को आरक्षण किया जाएगा, जो पूरी ओवरऑल चेंज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 50 सालों में जनसंख्या का जो है जो अनुपात है या वो चीज़ें हैं बहुत बदल चुकी है। हालांकि जो दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु इस तरह के जैसे राज्य, वो परिसीमन की व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाए हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर जनसंख्या उस परिसीमन को वर्तमान जनसंख्या पर आधारित कर देंगे तो उनके यहाँ सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी, जो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कार्यों के लिए उनका राजनीतिक उत्पीड़न होगा। तो एक तरह से परिसीमन विवादित, लेकिन जो प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ, अब वो जब होगा तो लागू होगा, ठीक है। यही सब लिखा है ना कि आगे का रास्ता जो कैसा है, तो यही सब है कि परिसीमन के साथ होगा। परिसीमन के साथ क्यों सरकार कराना चाह रही है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी की परिसीमन के साथ होगा, ठीक है। ये सारे प्रावधान देखिए इसमें किया गया है, जितना संभव हो सकेगा लोकसभा के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण सहित आरक्षित होगी। विधेयक राज्यों और दिल्ली विधानसभाओं के लिए भी समान प्रावधान का प्रस्ताव करता है। और ये जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए ये सारी चीज़ें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अन्य ओबीसी के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, नौकरी में शिक्षा में तो है, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में केवल एससी और एसटी के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। अब ये लागू हो जाएगा तो महिलाओं के लिए होगा। पहली बार और बाद में आरक्षित सीटों की पहचान कैसे की जाएगी? अब ये प्रश्न है कि अगर ये बिल पास हो गया तो पहली बार आएगा कि पहली बार कैसे की जाएगी, कि कहाँ पे आरक्षण किया जाएगा और इसके बाद कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्लेख इस विधेयक में नहीं है, ठीक है, कि कैसे किया जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि इन सीटों की पहचान कैसे की जाएगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह जो संशोधन है, यह जो है
विधेयक अपनी प्रकृति में सक्षमकारी या इनेबलिंग है। जैसे कि कोई संविधान में कोई प्रावधान होता है तो वो प्रावधान करेगा कि ये आरक्षण है, इसके लिए विधान बनाने के लिए वो संसद को या किसी सरकार को या राष्ट्रपति को अधिग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अमूमन प्रावधान है वो संसद को कि संसद विधान बना के इसे कर सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रावधान होते हैं क्योंकि कई सारे उसमें टेक्निकल पहलू होते हैं, वो संसद करती है। वो सारी चीज़ें अगर संविधान में कर देंगे तो समय के साथ उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ कर दिया जाता है और कुछ उस जैसे शिक्षा का अधिकार आया जो आर्टिकल 21 जोड़ा, जो शिक्षा मूल अधिकार बना, तो उसके लिए इनेबलर जो है एक्ट पास करने का अधिकार अलग से था, उसके लिए राइट टू एजुकेशन RTE आया। ठीक है, तो वो उस तरह से है कि इसके लिए सरकार या संसद या जो भी प्रावधान अभी है कि उसमें जो बनेगा कि जो भी कर सकता है वो आगे बनाएगा कि कैसे पहली बार सीटों का निर्धारण किया जाए। अभी तक क्या होता है, यानी जिन वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है, अगर इसको समझना है कि आगे क्या होगा, तो जिन वर्गों को अभी आरक्षण मिला है लोकसभा या विधानसभा में, उनका निर्धारण कैसे होता है, यानी SC ST वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित है उनका निर्धारण कैसे होता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि उसी तरह का लगभग इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक डिलिमिनेशन एक्ट या परिसीमन अधिनियम बनता है जो सीटों को आरक्षित करने के लिए व्यापक सिद्धांत बताता है, और अधिनियम की तहत परिसीमन आयोग नियुक्त होता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस, यानी काफ़ी हाई अथॉरिटी होती है। वो जनसंख्या के आधार पर आरक्षित किए गए जाने वाली संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। और फिर जो राज्यों में SC ST के लिए होता है उसका उन राज्यों की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे किया जाता है। ठीक है, महिला आरक्षण की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए किन किन संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, ये प्री वाला है, देख लीजिएगा कि इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 82 है या 103 है इसमें होगा, क्योंकि ये 82 जो है कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के निर्वाचन क्षेत्रों, संख्या और सीमाओं में पुनः समायोजन का प्रावधान करता है, तो इसमें परिवर्तन करेगा। और अनुच्छेद 70(3) जो है वह विधानसभाओं की संरचना के बारे में करता है, तो इन दोनों में यानी आर्टिकल 82 और आर्टिकल 173 में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस कदम को अभी कई विधायी बाधाओं से गुजरना होगा। जैसे बताया ना कि अभी इसमें डिलिमिनेशन है, डिलिमिनेशन में ये 2 एक्ट आएंगे कि इनको जो है 82 आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 173 को संशोधन करना पड़ेगा। तो इसमें जो बात है वो ये है कि ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण को विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया, विवादास्पद क्यों है, क्योंकि बताया ना कि जो दक्षिण के राज्य वो कहते हैं कि परिसीमन के आधार पर अगर जनसंख्या पे करेंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रण के लिए अपने यहाँ बेहतर व्यवस्था करते हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, और जो राज्य अपने यहाँ ऐसे करते हैं, मतलब उन्होंने जनसंख्या पे ध्यान नहीं दिया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई उनकी ज़्यादा राजनीतिक हैसियत संसद में होगी। तो वो प्रक्रिया पहले से विवादित है। अब उस प्रक्रिया को अगर अपनाने की बात कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या आएगी। इस आरक्षण विधेयक के शुरू होने के बाद पहली जनगणना यानी जब लागू होगी उसके पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के बाद ही इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। और वही बताया कि वो 26 के बाद ही शुरू हो पाएगी, यानी अगला लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में अगर 26 के बाद हो सकती है तो लागू हो जाएगी, वो लोकसभा के लिए भी कर सकती है, लेकिन जो पूरी तरह से इसको लागू होना देखा जाएगा वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2029 के बाद ही दिखने की उम्मीद है, जो वर्तमान प्रावधान है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आप परिसीमन हो जाएगा, तो परिसीमन के साथ साथ एक और वो बात है वो समझने वाली है कि जैसे परिसीमन के बाद आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 173, तो जो आर्टिकल 2 है उसमें बात की गई कि परिसीमन जनगणना के अगली जनगणना के बाद जो परिसीमन होता है उसके आधार पर विभिन्न राज्यों में सीटों का परिवर्तन होता है। और हमारा संविधान का अनुच्छेद 368(2) जिसके अनुच्छेद 368 जिसके तहत हम संविधान संशोधन करते हैं, उसका प्रावधान 2 कहता है कि अगर किसी भी राज्य के जो है सीटों में, लोकसभा के सीट में कमी या ज़्यादा करना होता है तो ऐसे प्रावधान फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय परिसंरचना के होते हैं। इनके लिए जो प्रावधान होता है वो 2/3 बहुमत से पास होना और आधे
राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी होता है। यानी अब जो एक देखिए, भारत के पूर्व चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार MK मेदिरत्ता कहते हैं कि 82 और 173 में संशोधन करना होगा। परिसीमन प्रक्रिया के लिए राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होगी, क्योंकि 50% राज्यों को चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 362 के अनुसार संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में किसी भी बदलाव को उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 यानी ये विशेष बहुमत हो गया, जो कुल सदस्य संख्या का 50% हो, और कम से कम आधे राज्य द्वारा इसकी पुष्टि की आवश्यकता होगी। तो यानी कुल मिला के ये सारी बाधाएं आगे आना है। ठीक है, तो अभी एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन जैसे आपको पता है कि आप लोग भी तैयारी करते हैं, सब कुछ है। अगर आपने रास्ता कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, तो धीरे 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 चलते चलते सारी चीज़ें आपके अनुकूल होती जाती हैं। ठीक है, तो जो भी मिला है, जो आगे आएगी उस चीज़ों को। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि परिसीमन की बात सर क्यों डाली गई, इसको तो इसी से लागू कर देना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो संसद में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें संसद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी माननीय संसद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों के बीच में जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर, उसके आधार पे होती है। यानी संसद ने संविधान में संशोधन कर दिया। अब किसी भी आदमी को लगता है, अगर कोई आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन होता है तो किसी को ये लग सकता है कि उसका समानता का अधिकार उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 क्या है? मूल अधिकारों का अधिकार है, मूल अधिकारों के तहत एक प्रमुख अधिकार है। और आपके किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हमारा सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी बाउंड है, मैं कह रहा हूं ड्यूटी बाउंड, वो यानी वो कर्तव्यबद्ध है कि अगर आप किसी नागरिक के अधिकारों का, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको वो सुनेगा, वो सुनने के लिए बाध्य है संविधान के तहत। और ये आर्टिकल 32 इतना महत्वपूर्ण है कि इवन दैट आपातकाल में भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रावधानों को छोड़ के। ठीक है, आपातकाल में कुछ प्रावधानों को, लेकिन वो आर्टिकल 22-26 के तहत हाई कोर्ट की रहता है। लेकिन सामान्य चीज़ों में इसको आप, इतना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए बाध्य है। तो ऐसे में अगर कोई बात आती है, कोई ना कोई तो जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट में। भाई किसी को आप रोक तो सकते नहीं, उसका मौलिक अधिकार है, वो अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने के लिए जाता है। तो फिर वहाँ पे ऐसे प्रावधान सरकार को भी ध्यान रखना है कि इसको लागू करना, तो ऐसे प्रावधान बनाए जाए जो कि कोर्ट के, जो कोर्ट भी करेगी तो गलत नहीं करेगी, क्योंकि उसका क्या है, वो उसका राइट है। वो संविधान निर्माताओं ने ही न्यायिक स्वतंत्रता के लिए उसको दिया है कि ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो लोगों के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का और अफर्मेटिव एक्शन का दोनों को मिला के देखा जाएगा कि क्या प्रोसेस या इस तरह की चीज़ें सिर्फ इंटेंट से नहीं होता है। जैसे अभी आर्टिकल 370 का मामला चल रहा था, तो माननीय सर्वोच्च मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि सिर्फ हमारा एंड ही हमारे मीन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एंड मीन का जो है कि जो साधन और साध्य, जैसे गांधी जी कहते थे ना कि साधन के साथ, साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए, है ना। यानी जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए जो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा, जैसे कुछ लोग कहते हैं अगर कोई उद्देश्य सही है तो किसी भी साधन से पूरा करो। नहीं, आपको साध्य तो पवित्र है, इसमें महिलाओं का को अपलिफ्टमेंट करना है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम ऐसे कुछ प्रक्रियाएं लूप होल छूट जाएं जो बाद में दिक्कत करे। इसलिए सरकार ने वो रास्ता चुना है जिसको कम से कम हिंड्रेंस या हो सक, मतलब ये है कि उसको लगता है कि भाई, वो तो इसीलिए कि उसको लगता है कि ये समस्या नहीं आएगी। इसलिए अगला जनगणना होने वाला है, अभी जनगणना होने ही वाली है, परिसीमन होगा, उसी तहत इसको सही से कर देगी और तब तक पूरा नीचे के स्तर पे पूरी तैयारी हो जाएगी, कैसे लागू करना है, क्या करना है। तो वो नहीं होता जल्दी जल्दी में करने से कोई चीज़, तो उसको समय लगेगा। और इसको लेके आप कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं कि सरकार की निष्ठा पे, लेकिन चूंकि सरकार कोई भी हो उसको ध्यान में रखना होता है कि उसके द्वारा जो लाए गए निर्णय हैं वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि वो एक पूरा तंत्र होता है, एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के जो प्रावधान हैं उनको लागू करना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर अभी कर देते तो वो नहीं, लेकिन ये जब ये परिसीमन के साथ होगा
तो ज़्यादा सटीक होगा और ज़्यादा तथ्यों पर आधारित होगा। तो जो आरक्षण उस समय प्रावधान किया जाएगा कि आरक्षण तो इतना ही रहेगा, लेकिन उस समय जो सीटों का निर्धारण किया जाएगा वो ज़्यादा तथ्यों के आधार पे होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको परिसीमन के साथ जोड़ने की भावना रही होगी, या इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो हम आप सामान्य लोग शायद न समझ के। ठीक है, अगला जो है ये देखिए बहुत सारे बॉटल्स और ये चित्र है, ये है ग्रीन नज पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक सौम्य प्रेरणा है। देखिए इसमें एक अली बाबा करके वेबसाइट है चीन की, उसने मतलब उस पर जो भी खाद्य लोग ने आजकल पैक्ड फूड खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ जोमेटो है, उसमें एक अध्ययन किया गया कि जब लोगों को ये विकल्प दिया गया कि वो जो कटलरी होते हैं, है ना, जो जिस तरह से जो चम्मच हो या इस तरह के जो प्लेट आदि जो होते हैं ना डिस्पोजेबल, उसको छोड़ सकें और उसके जगह उनको ग्रीन पॉइंट दिया गया, तो उनमें देखा गया कि धीरे धीरे जब उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी गई कि मतलब छोड़ने वाला ऑप्शन पहले था, आप चाहो तो ऑप्शन ले सकते हो कि आपके पास विकल्प है कि आप उसको कटलरी को आप ऑर्डर भी कर सकते हो, तो देखा गया कि लगभग 650 यानी 648% जो पहले लोग कटलरी नहीं लेते थे उनमें संख्या बढ़ के 650 हो गई। तो ये बताता है, ये निष्कर्ष इस पे ये निकले इसको कि अगर हम इस चीज़ को पर्यावरण के संदर्भ में चूंकि अपनाया गया था, इस तरह से किया जाता है ना कि आपके विकल्पों को सीमित किए बगैर आपको किसी चीज़ के प्रति सौम्य तरीके से धीरे धीरे प्रेषित किया जाता है, उसको नज बोलते हैं, नज थ्योरी, कोहनी मारना। जैसे कई सारे दोस्त होते हैं ना, कहीं कोई चीज़ किसी को दोस्त को पसंद आ रहा हो या किसी तरफ उसको प्रेरित करना है, तो धीरे धीरे करके ना चल 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 करके आपने, यही होता है नज थ्योरी। इसमें यह होता है कि जो सामने वाले को ढेर सारे विकल्प रहते हैं, उसके विकल्प को किसी पर रोक नहीं लगाया जाता, लेकिन किसी पर्टिकुलर निर्णय के प्रति उसको धीरे धीरे सौम्य तरफ से प्रेरित किया जाता है ताकि वो स्वेच्छा से उधर चला जाए। ठीक है, उसी को हम जब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगाते हैं तो उसको ये ग्रीन नज हो गया एक तरह से, इसको लोगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, और इसके कई सारे सकारात्मक परिणाम आए। ठीक है, तो ये है कि ग्रीन नज क्या होता है, अध्ययन में ग्रीन नज लोग को क्या निष्कर्ष निकले, तो निष्कर्ष वही निकले कि इसको लोगों ने अपनाया। और भारत में तो जैसे मैंने बताया अभी जोमेटो का नाम लिया, तो जोमेटो भी उसके बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो 2011 से उसने भी इस तरह से डिस्पोजेबल जो होता है इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है कि डिस्पोजेबल नॉन डिस्पोजेबल डिफ़ॉल्ट में है। आपको अगर चाहिए तो वो फ्री होता है क्योंकि उसके साथ देना होता, वो आप ले सकते हो। लेकिन देखा गया है कि उसके यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने इसमें ही नॉन डिस्पोजेबल वाला जो ऑप्शन जो है चुना है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे लगभग 1000 टन प्लास्टिक को बचाया जा चुका है, जो जोमेटो का जो उसकी डिलीवरी का उनका आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा प्रयास, बहुत छोटा सा प्रयास, जैसे कोहनी बहुत कस के नहीं मार के धक्का देते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मार के, और आप किसी को किसी की तरह प्रेरित कर देते हैं, किसी को कुछ भी करने के लिए। जैसे आपके माता पिता थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको आपकी तरफ अरे थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप किसी को प्रेरित करते हैं। तो ये है सौम्य प्रेरणा। ठीक है, इसके और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ आपको करेंगे इस उदाहरण का, इसको हम अब डिटेल में समझते हैं तो जानते हैं। ठीक है, चीन में वही ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें जब इसको ग्रीन पॉइंट्स देने के लिए और जो नो डिस्पोजेबल कैटेगरी ऑर्डर को डिफ़ॉल्ट विकल्प में चुना तो 648% की वृद्धि हुई, लोगों ने नो कटलरी ऑप्शंस को चुना। यानी कि इसमें अगर आप लोगों के सामने बेहतर विकल्प देते हैं अन्य विकल्पों को उसके करने के लिए, तो और उसके साथ साथ उनको सकारात्मक पॉइंट भी देते हैं, तो निश्चित रूप से लोग प्रेरित होंगे। अब एक जरा समझिए, हम आपके सामने, आप वेबसाइट पे जाते हैं किसी में, वहाँ पे नो कटलरी ऑप्शन है, लेकिन आपको पता है कि आप अगर ऑप्शन है कि अगर आपको अलग से लेना है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर बताएगा, या जो नो कटलरी डिफ़ॉल्ट है या जो इस तरह के प्लास्टिक चीज़ों को लेने के लिए डिफ़ॉल्ट है, उसमें क्या कहेगा कि अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पर्यावरण को बचाते 1000 टन बचाए।
ठीक है। और अगर आप उसको आप तो ये बताओ कि हमारे सोच क्या है, कहीं ना कहीं इसने हमें धीरे से प्रेरित कर दिया पर्यावरण के प्रति। हमारे जो अंदर अच्छाई होती है ना, हर महात्मा गांधी कहते हैं हर इंसान के अंदर अच्छाई है, वो तो बुराई ऐसे बाहरी होती है, तो हम इसको प्रेरित कर दिया अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है। अब आदमी को लगता है ठीक है कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो वो चला जाता। पहले क्या रहता था, कटलरी का ऑप्शन रहता था, उसके लिए अलग से करना पड़ता था, तो उतना जहमत उठाने की हिम्मत हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोगों को सामने अच्छा करने को तो यही है कि विकल्प नहीं कम किए, अभी भी आप ले सकते हो, दो ऑप्शन तब भी था, आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, अब भी विकल्प है, आप नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, और नहीं ले सकते के साथ लिखा रहता है कि इससे आप पर्यावरण को बचाते हो। तो धीरे धीरे करके लोगों का व्यवहार क्या होता, बदलने लगता है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो ग्रीन नज क्या होता है? ग्रीन नज है नज थ्योरी का पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करने के लिए उपयोग। नज थ्योरी क्या है? पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करने के लिए लोगों का, ग्रीन नज अनुकूल व्यवहार करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, सौम्य तरीके से प्रेरित करना है। कोई रोक लगाना या इस तरह की चीजें नहीं है, रोक नहीं लगाई गई, बस लोगों के मनोविज्ञान को समझा गया और उसके साथ साथ उसमें दिमाग लगाया गया दिमाग लगाना ही कहते हैं, मैनिपुलेशन। जो इसकी आलोचना करते हैं वो इसका क्या कहते हैं, इसको मैनिपुलेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, उसको नज थ्योरी बोलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि लोगों के विकल्पों को सीमित किए बिना लोगों को किसी एक पार्टिकुलर विकल्प की तरफ मोड़ना नज थ्योरी कहलाता है। इसका इस्तेमाल जो विभिन्न सारी कंपनियां होती हैं वो अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए या अपने कर्मचारी या इस तरह के बिहेवियरल चेंज के लिए करते हैं, ठीक है। जो आप इसका इस्तेमाल आप जो इथिक्स पेपर है उसमें जो आप सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल परसुएशन वाला थ्योरी है, सामाजिक अनुनय एवं सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक अनुनय, कि कैसे सामाजिक जो व्यवहार है, जैसे नज थ्योरी तो व्यक्तिगत व्यवहार, इसी तरह के सामाजिक व्यवहार में जैसे आप पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करना क्या है, आप पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना, धीरे धीरे लोगों को प्रेरित करना। जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन, जैसे प्रधानमंत्री ने जो वहाँ हुआ तो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण को साथ है, समुदाय को जोड़ना है, जबरदस्ती करके नहीं, धीरे धीरे उसके बता के, उसको समझा के, उस तरह की चीज़ें दे के लोगों को क्या करना, धीरे धीरे पर्यावरण के अनुकूल ले जाना है, ठीक है। लोगों को विकल्प देना है, आसान विकल्प देना है, ठीक है। जैसे कि इसी जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी बहुत सफलता में नज थ्योरी या सोशल परसुएशन थ्योरी का इस्तेमाल है। तो कहीं ना कहीं यह जब इसको पर्यावरण के क्षेत्रों में करके देखा गया तो इसके सफलता के परिणाम मिले, ठीक। अध्ययन में ग्रीन नज को लेकर क्या निष्कर्ष निकला? इसमें निष्कर्ष निकला कि जो इसको अपनाया गया तो लोगों के, जैसे नज थ्योरी के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों के त्वरित व्यवहार को तो प्रभावित करता है लेकिन लंबे समय से नहीं करता है। यानी किसी को कुहनी मार के तुरंत तो कर देंगे लेकिन ये व्यवहार परिवर्तन थोड़ी देर बाद फिर हो जाता है। लेकिन यहाँ देखा गया कि जो ग्रीन नज को लेकर जो परिवर्तन कराया गया वो दीर्घकाल तक था, ठीक है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन दीर्घकाल तक था, ठीक है, दीर्घकाल तक परिवर्तन था। और इसका ये प्रभाव हुआ कि लोग जो व्यवहार करते थे उसको छोड़ते नहीं थे। इसी तरह की बात भारत में ग्रीन नज काम कर सकता है, बिल्कुल काम कर सकता है। जैसे जोमेटो का उदाहरण बताया, ये पर्यावरण के क्षेत्र में है, बल्कि नज थ्योरी और क्षेत्रों में भी काम कर रही है। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, ऑलरेडी नज थ्योरी पर काम कर रहा है, जिसमें चेंज एजेंट बना के धीरे धीरे चीज़ों को, लोगों के सोशल बिहेवियर को चेंज करना है। मिशन ऑफ लाइफ वो भी एक तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर पूरे कर सकते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर एक नज थ्योरी को अपनाया जा रहा है धीरे धीरे करके। जैसे वर्तमान सरकार की बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे करके चेंज करने वाली है, जो खासतौर से सामाजिक चेंज को करने की बात है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल आप पर्यावरण पारिस्थितिकी में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप इथिक्स में कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल तो आप जो इथिक्स में भी जो सोशल चेंज और सोशल बिहेवियर है उसमें करते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका है वो है कि वित्त मंत्री ने विश्वसनीय फसल उपज अनुमान की तत्काल आवश्यकता पे बल दिया। इसमें क्या है कि एक एसटेक टेक्नोलॉजी है जिसको आप अपना के जो
किसान जो फसल लगाता है उसकी उपज के बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है कि कितना फसल बोया गया है, कितना क्या हुआ, लेकिन क्या अनुमान उपज होगा इसका कोई रियल टाइम अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत संभव नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जब उपज हो जाता है, किसान बेचने जाता है तो पता चलता है कि दाम में बहुत कमी है, तो सरकारों को मजबूर होकर आयात के प्रति जाना पड़ता है, और जैसे ही आयात का नाम लेते हैं दाम गिर जाता है और किसानों को उसकी काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है, और सरकार को भी बड़े इमरजेंसी कहते हैं पैनिक सिचुएशन में कोई फैसला लेना पड़ता है। तो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ये जो एस टेक्नोलॉजी है ये हमें रियल टाइम अनुमान दे पाएगा, खासतौर से जिसे जो लागू किया गया है वो जो है गेहूँ और धान में इसी खरीफ से लाया गया है, खरीफ से यानी धान के, इसके बाद गेहूँ से लाया जाएगा। इसको दलहन और तिलहन के फसलों में भी लगाने की बात है। इससे क्या होगा कि हम अपने किसानों के मूल्य को भी, क्योंकि आयात ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार पहले से तैयारी कर लेगी, धीरे धीरे आयात करेगी, उसके लिए न्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों में वो पैनिक नहीं होगा, तो किसानों को उचित मूल्य भी मिल जाएगा और सरकार अपने लोगों को, उपभोक्ताओं को ज़रूरी चीज़ें भी उपलब्ध करा सकती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री ने 19 सितंबर को दलहन और तिलहन के लिए सभी आवश्यक फसलों की संभावित पैदावार के लिए ये दिया था। और ये क्या होता है कि विश्वसनीय कृषि उत्पादन अनुमान के अभाव में भारत को अक्सर आयात करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तथा जिसका प्रभाव भारतीय किसानों पर हानिकारक रूप से पड़ता है। कैसे पड़ता है कि जैसे किसान क्या करे, अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कितना उपज हुआ, क्या हुआ। पता चला कि जब उपज आया तो किसान को सरकार को पता चला कि यार ये तो कमी हो गई, तो पूरे मीडिया को भी पता चल गया कि कमी हो गई। और किसान जब बेचने के लिए मंडी में गया है, उसी समय सरकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, आयात करेंगे। और जैसे ही आयात का नाम आता है वैसे दाम जो है, जो 100 रुपये होता है वो 40 की, यार अब तो जो है हो। अब पता चला कि किसान की सारी लागत सब कुछ हुआ और नुकसान सबसे ज़्यादा किसको उठाना पड़ता है, किसान को। तो ये वित्त मंत्री कह रही हैं कि अगर इस तरह से हमको किसान की उपज का रियल टाइम मिलता रहेगा तो सरकार पहले से ही योजना बना लेगी, और जो पैनिक रूप से आयात करना पड़ता है उसका जो दुष्प्रभाव हमारे किसानों को पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही बात इसमें इन्होंने कहा है। और ये जो योजना है एसटेक, ये इसरो और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मिलकर संयुक्त योजना है, जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जाके ये काम करना है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, पटवारी हैं यूपी में, बनारस में पोस्टेड, बड़े परेशान हैं, कह रहे सर जाके खेतों पे करना पड़ रहा है। उनको नहीं पता है कि वो कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे करके आप क्या करेंगे, आप न केवल अगर सारे पटवारी या इस तरह के रेवेन्यू डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करता है और ये प्रोजेक्ट सही ढंग से काम करता है तो किसानों को सही लाभ मिलेगा, सरकार को सही समय पर डेटा मिलेगा, यानी वो अपनी सही पॉलिसी बना पाएगी, खाद्य पॉलिसी, खाद्य सुरक्षा, और जो उपभोक्ता हैं उनको भी सही समय पे सही प्राइस पे फसलें खाद्य पदार्थ मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला है एक रिपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बार बार आ रहा है कि WHO की रिपोर्ट आई है कि अगर हम ध्यान दें तो 2040 तक हम अपने 46 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि भारत में 30 से लेकर 80 साल की उम्र के लगभग 18 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उसमें से भी आधे लोगों की जान चली जाती है इस तरह से। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इस पर ध्यान दे देंगे तो हम 46 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसमें और हम बढ़ जाएंगे। समस्या क्या बताएगी? समस्या ये बताएगी कि ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर को लेकर भारत में ये होता है कि खासतौर से युवाओं को, उनको पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, यानी हमारे यहाँ डायग्नोसिस या निदान की समस्याएं हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर होता कैसा है, इसको लेके ज़्यादातर नमक के, जैसे जो खाद्यान्न खाते हैं उसमें ज़्यादातर हम नमक खाते हैं, और नमक भी हमारा वो साल्ट, समुद्र साल्ट वाला है। फल सब्जियों को हम दूरी ही बना रखे हैं हमने, जो है हमारा जो धूम्रपान है वो, और जो हम दिनचर्या हमारी जो है आराम तलब होती जा रही है, उसको लेके और भी समस्या बढ़ती जा रही है। तो क्या किया जाना चाहिए? जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी ज़रा देख लेते हैं इसको। प्री वाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, उक्त रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पे ये WHO की पहली रिपोर्ट है। ठीक है, पहली रिपोर्ट है। यह भारत की उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड से ग्रस्त आबादी को
अपने जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कहता है। और अगर 2040 तक ऐसा भारत कर लेता तो 46 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। अभी जो आंकड़ा है वो 30 से 80 वर्ष आयु वर्ग के 31% आबादी यानी कुल 18 करोड़ लोगों को वर्तमान में इसके हाई ब्लड प्रेशर से लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट कहिए, देखिए टोटल 31%, उसमें जो डायग्नोसिस हो रहा है और ये इस तरह की चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें यह है कि जैसे जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारण जो जैसे हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है, और हम में से ज़्यादातर लोग इसको लेके मतलब जागरूक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार उनको ब्लड प्रेशर होगा, जबकि अब नए नए युवा लोगों को भी, मतलब नई पीढ़ी के युवा लोगों को भी ये समस्या दिख रही है। और ये ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे, देखिए हार्ट स्ट्रोक की समस्या, दिल के दौरों की, दिल की विफलता, गुर्दे की क्षति और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और इसे रोका जा सकता है। उक्त रक्तचाप से पीड़ित केवल 37% भारतीयों को ही डायग्नोसिस या निदान का पता है और केवल 30% ही इलाज करा पाते हैं। और जो 15% वर्तमान में हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग हैं वो इलाज करा पाते हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है, हाँ, और दूसरी बात इसमें जैसे कहते हैं ना जंगल में आग कोड़ में खाज, कि जो जितनी हमारी आबादी है उसमें 10 करोड़ को डायबिटीज है और 13.7 करोड़ को प्री डायबिटीज है। यानी कि समस्या में ये डायबिटीज और प्री डायबिटीज और भी चुनौती पैदा कर रही है। इसलिए जरूरत क्या है? प्राथमिक कारक में उच्च नमक का सेवन, तंबाकू का उपयोग, शराब का सेवन, शारीरिक व्यायाम की कमी। अब इसमें देखिए जो शारीरिक व्यायाम की कमी है वो नंबर 1 पे है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है। फिर आता है जो है आपका जो तंबाकू का सेवन। ठीक है, रिपोर्ट में भारत में तंबाकू उपयोग का 28% और शारीरिक निष्क्रियता को 34%, यानी शारीरिक रूप से जो हम निष्क्रिय हैं वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू का सेवन करना है, अभी मत कहना कि सर चलो तंबाकू का सेवन कर लें, निष्क्रियता हम नहीं, वो है, दोनों है, ये सब मिलके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे बड़ी है कि आपको अपने इसकी रोकथाम, आप जांच कराओ, खुद भी जांच कर सकते हो, 800-900 की मशीनें आती है, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर से सलाह लेके दवा लो। इसके बाद अपनी दिनचर्या को बदलो, व्यायाम करो, शराब आदि का सेवन छोड़ दो और योगा यानी स्ट्रेस को कम से कम करो। ये सारी चीज़ें करके आप इस तरह के जो साइलेंट किलर है, जो ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, और ये समस्या भारत में युवा वर्ग के लिए भी आ रही है और दिखाई भी देने लगा। नए नए युवा जिम में हार्ट अटैक के शिकार होते जा रहे हैं, कहीं और हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। और एक और अलग से जो आपको नहीं पता हो या हो सकता पता भी हो, जो भारत में जो आप जिस आबादी पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दुनिया के 10 साल पहले ही वो शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम वैसे भी 10 साल पहले ही वो सारे लक्षण हम दिखने लगते हैं। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर इस तरह से हम ध्यान दे देंगे तो 2040 तक हम अपने 46 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं इस साइलेंट किलर से। चलिए, आज का जो है टुडे एनालिसिस या आज का विश्लेषण पूरा हुआ, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।